रिटेलिएशन जो ईरान का है इतना मजबूत, ये कैसे है? वहां पर शहादत को एक इनाम की तरह देखा है, तो वो अमेरिका के सामने सर नहीं झुकाएंगे, आप कितने भी ताकतवर हो। खamenei साहब को जब शहीद बताया जाता है तो बहुत सारे लोग आलोचना भी करते हैं, शहादत आप नहीं कह सकते। तो शहादत का मतलब फिर नहीं जानते हैं। गल्फ नेशंस जितने भी हैं वहाँ पे अमेरिका के बेसेस हैं, वो लोग अमेरिका के साथ अलाइन करते हैं। इस बीच में ईरान अमेरिका के साथ अलाइन नहीं कर रहा है, ये क्यों है? तो डिक्लेरेशन क्यों कर रहे हैं ट्रम्प? क्या लग रहा है फंस गए हैं? बेशर्मी है। वन किस चीज पे? वहां के लोग तो आपके सामने सर झुकाने को तैयार नहीं है ना। अभी जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उस पर तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके जहाजों को। तो ऐसा तो नहीं है कि ईरान की जहाजें जा रही हैं, देश तो बर्बाद हो ही रहा है ना। तो यहाँ तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है ना वो। उसने ये साबित किया है कि आपने हमको मारा है तो हम आपको मारेंगे। तो कितना लंबा खींच पाएंगे? भाई पहली बात तो हार तब होती है जब कोई हार माने, और जो अरब देशों पर हमले हुए हैं वो हमले अरब देशों पर नहीं हुए हैं, वो तो अमेरिका के जो बेस हैं उस पर हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ट्रम्प जो बार बार विजय की घोषणा करके निकलने की कोशिश कर रहे हैं वो इस स्ट्रेटजी की तनाव तो बढ़ रहा है। जैसे भारत में इतने दिन में ही अगर रसोई गैस की इस तरह से किल्लत हो गई, तो अगर भारत में समस्या होगी, दूसरे देशों में समस्या होगी, तो जाहिर है कि प्रेशर पड़ेगा कि युद्ध बंद हो। क्या मतलब हमारे देश के लिहाज से कोई बड़ा राजनीतिक तूफान आप देख रहे हैं इस घटना के कारण? नमस्कार दोस्तों, कई बार आपने भी सुना होगा, बोला भी होगा कि कपड़े देखकर किसी का अंदाजा आप लगा नहीं सकते हैं। बाहर से कोई व्यक्ति कितना ताकतवर दिख रहा है, कितना मजबूत है, कितना सुडौल है, इससे ये तय नहीं होता कि किसी लड़ाई में वो जीतेगा या हारेगा। अच्छा, कई बार तो ये भी कहा जाता है कि कमज़ोर दिखने वाला व्यक्ति जो है, जब वो लड़ता है तो ज़्यादा दमदारी से लड़ता है। तो इन दोनों तीनों चीज़ों से एक बात तो स्पष्ट है कि लड़ाई में केवल ताकत जो है वो अहम नहीं है। हम क्यों बात ये कर रहे हैं? बात कर रहे हैं कि एक लड़ाई पूरे विश्व में जो चल रही है और पूरा विश्व जिसकी चपेट में लगभग आ चुका है, उस लड़ाई में ये तय नहीं हो पा रहा है कि जीता कौन, हारा कौन। हालांकि एक तरफ अमेरिका और इजराइल जो बहुत मजबूत सैन्य शक्तियां हैं, सुपर पावर है अमेरिका, और इजराइल के बारे में भी ख्याति है कि भाई बहुत मजबूत देश है वो। दूसरी तरफ ईरान, जिसके बारे में कहा जाता है कि कंपैरेटिवली थोड़ा कमज़ोर ज़रूर है सैन्य शक्तियों में। जब युद्ध शुरू हुआ लगा कि 2-3 दिनों में ख़त्म हो जाएगा, ट्रम्प साहब जो है रिजीम चेंज करवा लेंगे और बिगुल बजा देंगे कि हम जीत गए। लेकिन अब युद्ध लंबा खिंच रहा है। ट्रम्प साहब चाह रहे हैं कि कैसे भी निकल जाएं युद्ध से। वो चाह क्यों रहे हैं, ये भी हमको जानना समझना पड़ेगा। बार बार वो घोषणा कर देते हैं वी हैव वॉन, हम जीत चुके हैं, लेकिन अभी थोड़े दिन और रहेंगे। तो क्यों रहेंगे? ऑब्जेक्टिव क्या था इस युद्ध का? तेल पर कब्जा करना था क्या? रिजीम चेंज करवाना था? ऑब्जेक्टिव तो पूरे नहीं हुए, तो जीतने की घोषणा क्यों हो रही है? और ईरान रिटेलिएशन इतने ज़बरदस्त तरीके से कैसे कर पा रहा है, क्यों कर पा रहा है? हिस्ट्री है इसके पीछे ईरान की, या फिर उसका कोई नैतिक बल है, या फिर कोई छिपी हुई ऐसी शक्ति है जिसके बारे में हम सबको पता ही नहीं था? तो क्या है ईरान का अब तक युद्ध में टिके रहने के पीछे की वजह, और कब तक ये युद्ध ईरान लंबा खींच सकता है? इन सब बारे में हमने सोचा कि एक इन डेप्थ चर्चा की जाए। इन डेप्थ चर्चा होती है द थर्ड आई में। तो द थर्ड आई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, और स्वागत डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी का। शुक्रिया नीरज। तो सर, सबसे पहले तो सवाल यही कि जब युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका सुपर पावर, इजराइल बहुत मजबूत देश माना जाता है, खासतौर पर सैन्य शक्तियों की बात करें, तकनीक की बात करें, कहा जाता है। और भारत में तो चलता था इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर, मतलब ये कविताएं भी चली। तो वो अमेरिका और इजराइल एक साथ आते हैं, ईरान पर हमला करते हैं, और माना जा रहा था कि 2-3 दिनों में युद्ध जो है ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। और अब जो नए सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो कह रहे हैं हम जारी रखेंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि नहीं भाई, ईरान पूरी तरीके से कमज़ोर हो गया है, सैन्य ताकत बची नहीं है, और तेल का रूट जो बंद हुआ है उससे भी ईरान को ही दिक्कत हो सकती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए, रिटेलिएशन जो ईरान का है इतना मजबूत, ये कैसे है? सैन्य ताकत ज़्यादा है, कोई नैतिक बल है, कोई इतिहास है ऐसा ईरान के पीछे जिसकी वजह से ये सब दिख रहा है? नीरज बिल्कुल, हम 14वें दिन युद्ध के बात कर रहे हैं। आज 13 मार्च है जब हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और 28 फरवरी को हमला हुआ जी। और वहाँ के सुप्रीम लीडर जो अयातुल्ला अली खामेनेई साहब थे, और उनके परिवार के तमाम लोगों सहित 30-40 लोगों को मार दिया, पहले ही दिन मार दिया।
उसके बाद एक आम धारणा ये थी कि बस 2-3 रोज में ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन आप जान रहे हैं कि 14वें दिन भी कौन ज्यादा नुकसान में है। अगर आप लक्ष्य के हिसाब से देखें, जितना नुकसान इजराइल का हुआ है या अमेरिका का हुआ है, उनका जो जहाज अब्राहम लिंकन जो बहुत बड़ा वॉरशिप था वापस उसे करना पड़ा, उसके कई जहाज खत्म हो गए, उसने जो एक मिसाइल प्रतिरोधी जो उसका पूरा तंत्र था जो कई जगह उसने लगा रखे थे वो सब ध्वस्त हो गए, और अब मिसाइल्स को रोक पाने की जो क्षमता थी वो इजराइल के पास बहुत कम हो गई है, और इसीलिए इजराइल पर भी बहुत मिसाइल्स गिर रही हैं, उनके नुकसान हो रहे हैं, लेकिन वो तस्वीरें सामने नहीं आ पा रही हैं क्योंकि वहां पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है मीडिया पर। इजराइल में क्या नुकसान हुआ ये आप और हम नहीं जान सकते। अच्छा, आमतौर पर जब देख भी रहे हैं सर, तो वो ये बता रहा है कि ईरान बहुत कमजोर हो गया वो है। ईरान की ही तस्वीरें हमें मिल रही हैं, लेकिन ईरान, सवाल है कि पहली बात तो ईरान पिछले 20-25 साल से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था, युद्ध की। बिल्कुल जिस तरीके से घेरेबंदी उसकी की जा रही थी, आज से नहीं, लगातार उस पर सैंक्शंस, और वहाँ पर रज़ा शाह पहलवी को, यानी मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी को फिर से स्थापित हो, रिजीम चेंज हो, इसकी कोशिशें अरसे से हो रही हैं। और जो पूरा इस्लामिक क्रांति के बाद 1979 के बाद जिस तरह से वो शुरू हुआ, उसमें ये साफ था कि अमेरिका से और इजराइल से उसे एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और पहली बात तो ये समझना चाहिए कि ईरान कोई अरब देश नहीं है, यानी जो तमाम अरब देश हैं वो अमेरिका के साथ हैं, और इजराइल के साथ भी समझौता हो गया है जो अब्राहम एकॉर्ड हुआ है, उसके बाद सबके उनके संबंध हैं, और वहाँ पर शेखों का शासन है। ऐसा नहीं कि वहाँ लोकतंत्र है और यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है इसलिए आप हमला करें, ऐसा कुछ नहीं है। मसला है तेल का, और ईरान के साथ जो ताकत है, ईरान एक बहुत प्राचीन एक सभ्यता का नाम है, मतलब 3,500-4 हजार साल पुरानी सभ्यता है, और वहाँ पर जो अध्ययन, ज्ञान, विज्ञान, इसकी भी एक बहुत बड़ी परंपरा रही है, बल्कि बहुत ज़्यादा कहा जाए कि ज्ञान विज्ञान अरबों ने जो पाया वो ईरान का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। ईरान को एक बहुत कल्चरली बहुत हम उन्नत सभ्यता के रूप में देखते हैं। ईरान वो जगह है जहाँ पर 500-550 ईसा पूर्व के आसपास साइरस द ग्रेट वहाँ का शासक था, जिसने दुनिया का पहला मानवाधिकार चार्टर बनाया, जहाँ पर तमाम एक ज़माने में तो ईरान का पूरा, जिसे तब फारस कहते थे, वहाँ से लेकर रोम तक उसका पूरा शासन था। दुनिया के लगभग 1/3 हिस्से में उसका शासन था। खैर ये सब अतीत की बात है, लेकिन बाद में तमाम वहाँ शाह आते गए। 16वीं सदी में 1501 के आसपास जब सफ़ाविद वहाँ पर आए तो उन्होंने उसको शिया धर्म, एक तरह से वहाँ का शिया विचारधारा कह लीजिए, वो राजधर्म घोषित हो गया भूखंड का। फिर उसके बाद बहुत से शासन आए, और शिया के एक कहानी है जो शियों को थोड़ा सा अलग करती है, और वो है करबला की लड़ाई। 10 अक्टूबर 680 ईस्वी में जो करबला, जो अब इराक में है, जहाँ पर इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ शहीद हुए। यजीद जो उस समय खलीफा था, उसकी सेना ने घेर लिया था, लेकिन इमाम हुसैन ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की और सारे लोग मारे गए, जिसमें 6 महीने का बच्चा भी था, अली असगर। ये कहानी हर मुहर्रम में शिया लोग दोहराते हैं, मातम मनाते हैं, और ये गैर मुस्लिम समाज को भी बड़े लेवल पर प्रभावित करती रही है कि अन्याय के खिलाफ सर हम नहीं झुकाएंगे। गांधी जी तो कहा करते थे कि अगर जैसे इमाम हुसैन के साथ 72 लोग शहीद हुए, वैसे 72 जाबाज हमें मिल जाएं तो हम 24 घंटे में भारत को आज़ाद करा सकते। गांधी कह रहे थे, गांधी जी अहिंसा के पूजक योद्धाओं की बात कर रहे हैं। इतने प्रभावित थे, क्योंकि मूल बात क्या थी कि कोई कितना भी ताकत, गांधी जी ने कहा कि हम प्रेरणा क्यों लेते हैं, करबला की लड़ाई इसलिए प्रेरणा लेते हैं कि कितना भी कोई मजबूत हो, अगर आप न्याय के साथ हैं तो हम झुकेंगे नहीं, चाहे हम जितने भी कमजोर हो। और गांधी की पूरी लड़ाई आप देखें तो अन्याय के सामने सर न झुकाना, कमजोर होने के बावजूद, उसी की एक कहानी है। तो ईरान या शिया जो हैं उनको ये कहानी लगातार बल देती है। इसीलिए जैसे ही खामेनेई साहब शहीद हुए,
फिर अब कुछ दिन के अंदर ही मुस्तफा खामेनेई वो चुन लिए गए, सुप्रीम लीडर चुन लिए गए। वहां पर शहादत को एक इनाम की तरह देखा जाता है, तो वो अमेरिका के सामने सर नहीं झुकाएंगे। अगर आपने उनके सुप्रीम लीडर को मारा है तो बहुत बड़ी कीमत आपको देनी पड़ेगी। वो आपके सामने सर नहीं झुकाएंगे, आप उनके सर काटते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कितने भी ताकतवर हो। और इनका जो जीतने का मकसद ये था कि हम वहां के रिजीम चेंज कर दें, तो वो तो होने से रहा, बल्कि जो लोग वहां के इस्लामी शासन से नाराज हैं, उदारवाद को नए जो पश्चिमी मूल्य हैं उसके हिसाब से चाहते हैं, वो भी इस समय सरकार के साथ हैं, मैक्सिमम लोग, क्योंकि एक राष्ट्रीय भावना भी होती है। आप मिसाइल पर सवार होकर कहीं पर लोकतंत्र स्थापित नहीं कर सकते, आप मिसाइल मारकर महिलाओं की मुक्ति की बात नहीं कर सकते। ठीक बात। ये वहां के गर्ल्स स्कूल्स में आपने मिसाइल आप मारी। सोचिए, पहले आपने 180 बच्चियों को मार डाला, 160 सब मिला जुला के, बच्चियां शायद 160 रही, लेकिन और लोग भी मरे। तो माना जाता है करीब, हालांकि इस समय जो हालात है एग्जैक्ट संख्या कौन बता सकता है, लेकिन मोटी मोटी बात 160 से 180 मौतें हुई। और आप बच्चियों के स्कूल को मार रहे हैं। आप जो पानी, जो नमकीन पानी है, समंदर का जो नमकीन पानी है, उसको जो पीने योग्य बनाने वाला संयंत्र है, आप उसको मार रहे हैं। तो इसको फिर लोगों ने करबला की लड़ाई से जोड़ा कि वहां पर भी पानी के लिए तरसाने की कोशिश यजीद ने की थी। तो आज इन लोगों की नजर में, ईरानियों की नजर में, जो ट्रंप है वो एक यजीद ही है। इजराइल और ट्रंप यजीद की सेना है, जिससे तो इसने क्या किया, एक इमोशनल रिलीजियस जो भावना है वो भी बहुत ताकतवर बना दिया। और उसके अलावा वो उन्होंने एक साइंटिफिक डेवलपमेंट तो किया ही, वो अरब देशों से अलग है उनकी कहानी। अरब देश पूरी तरह से अमेरिका पर या इन पर निर्भर हो गए। उसने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए ख़ास तौर पर जो एटॉमिक पावर है उस पर भी बहुत काम किया, दूसरे चीज़ों को लेकर भी काम किया। और जिस तरीके से उसने मिसाइल्स या ड्रोन का इस्तेमाल किया, उसने तो दिखा दिया है कि वो कितना, मतलब रण चातुर्य भी उसमें कितना ज़्यादा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि लड़ाई ये वापस चले जाएं ट्रंप किसी बहाने। और जिस तरह से उन्होंने खाड़ी से अपने को दूर करना शुरू किया, अपने सैनिकों को हटाना शुरू किया, वो बता रहा है कि कोई सम्मानजनक उन्हें एग्जिट अब नहीं मिलने जा रहा। और ये अमेरिकी साम्राज्यवाद पर पिछले 100 साल में मुझे लगता है सबसे बड़ी चोट है। अच्छा, मैं आगे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले शायद इररिलेवेंट आपको लगे एक सवाल, लेकिन सोशल मीडिया पे बड़ी चर्चा चली। खामेनेई साहब को जब शहीद बताया जाता है, मतलब खामेनेई साहब भी शासक तो थे ही, उनके शासन में बहुत सारी चीज़ें, महिलाओं का एक आंदोलन भी चल रहा था ईरान के अंदर ही। एक युद्ध है और युद्ध में उनकी हत्या की गई, यहाँ तक ठीक है, लेकिन शहीद जब कोई उन्हें कहता है तो बहुत सारे लोग आलोचना भी करते हुए, शहादत आप नहीं कह सकते। तो शहादत का मतलब फिर नहीं जानते हैं आप। वो शहीद अपने देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए हुए हैं ना। आप उनके विचारों से सहमत असहमत हो सकते हैं। जैसे आप अपने देश पर कोई अगर आपदा आती, कोई विदेशी आप पर हमला करता है, तो पूरा देश एकजुट हो जाता है ना। अगर उस लड़ाई में जो भी मारा जाएगा वो शहीद कहलाएगा। हो सकता है उसके विचारों से आपकी असहमति हो, तो वो देश के अंदर का मसला है। और अगर आप वैसे देखें तो वहां पर लोकतंत्र के प्रयोगों को, जो एक डेमोक्रेटिक सेकुलरिज्म की जो बात है, उसको तो इन्हीं लोगों ने नष्ट किया है, अमेरिका ने ही। वहां पर जब मोहम्मद मुसद्देक जब प्रधानमंत्री बने और 1951 में उन्होंने जो ऑयल कंपनीज थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया और कहा ईरान का तेल पर ईरान का हक है। तो MI6 जो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी और CIA, इन्होंने मिलकर उन्हें अपदस्थ कराया 1953 में, और उन्हें जेल में डाला गया। यानी जो सचमुच एक लोकतंत्र की एक प्रोसेस वहां शुरू हुआ था, जो एक संसदीय गणतंत्र की ओर देश को ले जाता, लेकिन इनके लिए जो आज लोकतंत्र की बात करते हैं, उनके लिए शाह का शासन, यानी एक, वो भी तो एक तानाशाह था जी, वो भी एक तानाशाह था। और किसी समाज में बदलाव की, उदारवाद की तरफ बढ़ने की एक स्वतः गति होती है। आपने जब वहां पर कानून बनाकर हिजाब को बैन किया, तो आज कानून बनाकर वहां हिजाब को अनिवार्य किया गया है। तो एक ही स्थिति का वो है, स्वतंत्र ढंग से। बिल्कुल सही बात है, वहां की स्त्रियों को, वहां के विपक्षी नेताओं को, जैसे इस्लामी क्रांति 1979 में हुई, तो सिर्फ वो
इस्लामी धड़ा ही नहीं था, उसमें समाजवादी भी थे, वामपंथी भी थे, तमाम लोग थे जो विदेशी प्रभुत्व के खिलाफ देश की संप्रभुता के लिए लड़ना चाहते थे। और उन सब ने उस क्रांति को सफल किया। ये अलग बात है कि उसका फायदा खुमैनी और फिर जिस तरह का एक थियोक्रेटिक स्टेट बना है जिसमें धर्मगुरु ही सर्वोच्च सत्ता रखते हैं, वो राजनीति के भी प्रमुख हैं, उसने उठाया और तमाम उदारवादियों को, समाजवादियों को, वामपंथियों को बहुत उन्हें नुकसान हुआ, उनका दमन हुआ। लेकिन आप इसका जवाब ये नहीं हो सकता कि अमेरिका जाकर वहां पर कहे कि, क्योंकि अमेरिका को तो तेल चाहिए केवल, वो सारा झगड़ा तो एनर्जी को लेकर है ना, कि ईरान में वेनेजुएला और सऊदी अरब के बाद सबसे ज्यादा तेल है। तीसरा मतलब दुनिया के उसका 20% वो कंट्रोल करते हैं। आपको उस पर कब्जा चाहिए, इसलिए आप वहाँ ईरान में आज से नहीं, जब से वहाँ तेल निकला है यानी 20वीं सदी के पहले दशक से, उस समय से ही ये जितनी पश्चिमी ताकतें हैं वो ईरान में लगी हुई, कोशिशों में लगी रही। और रज़ा शाह पहलवी का शासन, पहले एक काजार राजवंश था, उसको हटाकर 1925 में इन्होंने रज़ा शाह को पहले शासक बनाया, फिर उनका बेटा मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी, ये सब आए। तो आपने शाहों का शासन तो आपने स्थापित किया, आपने लोकतंत्र को उस तरह पनपने नहीं दिया। इसीलिए ईरान के तेल सेंटर्स के पास कंपनियां जो हैं वो विदेशी होती थी, हाँ, जो व्यापार चलाती थी और पूरी कंपनियां, भाई हालत ये थी कि मतलब ईरान को अगर 1 रुपए में 16 पैसे मिलता था तो 84 पैसा बाहर चला जाता था। तो मुसद्देक ने यही किया था ना, नेशनलाइज कर दिया। अब जैसे इंदिरा गांधी ने भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, तो अब विदेशी आके उस पर हमला करे तो इसका मतलब थोड़ी है कि पूरा देश जो है वो कहे कि नहीं नहीं ये तो इनसे हमारा वैचारिक मतभेद, पूरा देश एक हो जाएगा। ये अवैध लड़ाई है। अमेरिका की कांग्रेस ने भी इसका समर्थन नहीं किया था, न संयुक्त राष्ट्र ने इसका कोई वो, आप किस बात पे हमला किया आपने? ईरान ने ऐसा किया? ईरान ने तो हमला किया नहीं, हमला करने आप गए हो। अच्छा, जब आपने हमला किया तब भी बातचीत चल रही थी, उस वक्त आपकी जो सबसे बड़ी चल ही नहीं रही थी। जहां ओमान में जो बातचीत हो रही थी उसमें तो ये वहां के जो मीडिएटर्स थे उन्होंने कह दिया था कि ईरान पूरी तरह तैयार है, मान गया था और वो कहीं से भी परमाणु बम नहीं वो बनाने जा रहा है, और वो मान गया था, जो सारा कुछ हो गया था। जब आपको लगा कि ये तो लगता है कि मान जाएगा और हमारे पास कोई वजह नहीं बचेगी, तो आपने हमला कर दिया। जबकि 12 दिन आप हमला कर चुके थे जून में, और उस समय भी ट्रंप ने कहा था कि इनके पास अब कोई हथियार नहीं बचा है, परमाणु हथियार की संभावना नष्ट हो गई। तो अगर नष्ट हो गई थी जून में, तो फिर आप कुछ ही महीने बाद आप फिर हमला कैसे कर रहे हैं? ये जो हमला है ये स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि दरअसल आपका ऑब्जेक्टिव केवल परमाणु बम ना बने इस आशंका को दूर करना नहीं था, बल्कि आपका ऑब्जेक्टिव था रिजीम चेंज कर पाए आप, ताकि ऑयल को कंट्रोल करें। और पूरे पश्चिम एशिया में, चूंकि अरब शेख को तो आपने मिला लिया है, उनके अपने तमाम इकोनॉमिक इंटरेस्ट जोड़ दिए हैं, शाहों को आप अमेरिका और पूरी दुनिया में जो सैर कराते हैं, जो कराते हैं वो पूरी दुनिया जानती है। ईरान आपके चक्कर में नहीं है। तो ईरान एक ऐसी जगह है जो इजराइल को लगता है अगर ये ताकतवर हो गया तो हमारी जो पूरा जो ग्रेटर इजराइल बनाने का सपना है वो पूरा नहीं होगा। और जिस तरह से लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ इनके संबंध हैं और वो भी हमला कर रहे हैं इस समय, उससे भी साफ है कि इजराइल के लिए एक बड़ा थ्रेट है। तो आप दरअसल इजराइल को बनाया ही गया एक गलत तरीके से। आपने इजराइल को ये भी तो एक पश्चिम के षड्यंत्र की तरह के तहत ही इजराइल का वहां स्थापित किया गया, मतलब पूरा देश बेस की तरह हो बनाया गया ताकि आपको मध्य पूर्व में जहां इतना तेल है वहां पर आपका एक बेस रहे। और फिर अब वो चलो भाई इजराइल को आपने प्रॉमिस्ड लैंड की कहानी सुनाकर वहां दे दिया, तो बाकी फिलिस्तीन का भी कुछ रखिए। अब गाजा में 73,000 लोग मारे गए, जिसमें 35,000 के करीब बच्चे और महिलाएं हैं। कोई मतलब है इसका? और दुनिया चुप है। तो आप अन्याय के साथ खड़े हैं ना। भारत में तो तमाम त्योहार यही कह के मनाए जाते हैं कि न्याय की जीत होती है, अन्याय को हारता है अन्याय पर न्याय की जीत है। लेकिन अन्याय और न्याय की डेफिनेशन तो बड़ी प्राइवेट हो जाती है ना सर। नहीं, कुछ चीजें तो भाई अगर आप बच्चों को मार रहे हैं, आप महिलाओं को मार रहे हैं, तो ये तो अन्याय ही होगा। दुश्मन हो तो भी
क्योंकि युद्ध के भी नियम होते हैं कि आप अस्पतालों पर हमले नहीं करते हैं, आप स्कूलों पर हमले नहीं करते हैं, आप जो सिविल क्षेत्र हैं उस पर हमले नहीं लेकिन करते जब हैं। आप पानी के टैंकर पे हमला कर रहे हैं तब तो आप सीधे तौर पे सिविलियंस की जान लेना तो फिर चाहते इसमें न्याय अन्याय। अच्छा, दूसरा, ईरान ने अगर कहीं हमला किया होता हैं। जी तो भी कोई बात थी। अच्छा, अब देखिए अमेरिका का पूरा खेल देखिए। ईरान में जब इस्लामिक क्रांति हुई उसके अगले ही साल से इराक के साथ युद्ध हो गया। जी तो 80 के दशक में, 80 से 88 80 तक। से 88। तो उसमें अमेरिका ने जमकर इराक का साथ दिया, क्योंकि आप खुमैनी को हटाना चाहते थे। लेकिन ये भी खबर है कि गुप्त रूप से ईरान को भी हथियार बेचा गया। धंधा दोनों तरफ से चल हाँ, रहा था। आप सोचिए, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है अमेरिका का, उसको हमें समझना होगा। आइजनहावर जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने 1961 में अपना जब विदाई भाषण दिया तो उन्होंने इस खतरे की ओर संकेत किया था कि अगर ये चलता रहा है क्या, कि जो हथियार लॉबी है, हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, वो खूब पैसा खर्च करती हैं वहाँ के इलेक्शंस में और ऐसे लोगों पर दांव लगाती हैं जो दुनिया में लड़ाई झगड़ा कराते रहे, जो हथियार बिकवाते रहे। तो नीतियां वो प्रभावित कर रहे हैं और 40% दुनिया में जो हथियार कारोबार है वो अमेरिकी कंपनियों का है। तो कहीं नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे कि शांति रहे, वो युद्ध होता रहे, नए नए हथियार का एक्सपेरिमेंट भी होता रहे, ताकि पता चले कि कितने ये काबिल हैं। तो आप सोचिए, भारत और पाकिस्तान दोनों को अमेरिका हथियार बेचता है और हम और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, और एक को लगता है एक हथियार मिलता है तो दूसरा फिर वहीं पहुंच जाता है उसी दुकानदार के पास कि हमें ये दे दो, तो वो उनको दे देता है, तो इधर वाला फिर जाता है, अरे उनको ये दिया तो हमें ये दे दो। ये आंख के सामने हो रहा है हमारे कि एक हथियार कारोबारी भारत और पाकिस्तान को लड़ा रहा है, दुनिया में जगह जगह वो अशांति फैला रहा है। और पूंजीवाद के बारे में तो साफ कहा जाता है ना कि अगर जो उसकी चरम अवस्था है वो साम्राज्यवादी है। तो अब वो खुलकर तमाम संसाधनों पर कब्जा करने के लिए आमादा है, और संप्रभुता की रक्षा एक बड़ा न्याय का ही मामला है ना। तो अगर ईरान अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रहा है तो आप इसको कहीं से भी गलत नहीं बोल सकते। अच्छा, एक बात समझाइए कि वो पूरा जो क्षेत्र है, जैसे इजराइल अमेरिका का लठैत, आपने ही ये स्लैंग यूज़ किया था पिछले हमारे शो में, तो अमेरिका ने अपना एक लठैत खड़ा किया इजराइल के रूप में। गल्फ नेशंस जितने भी हैं वहाँ पे अमेरिका के बेसेस हैं, वो लोग अमेरिका के साथ अलाइन करते हैं। इस बीच में ईरान अमेरिका के साथ अलाइन नहीं कर रहा है, बल्कि लगातार कटुता या शत्रुता या लड़ाई झगड़े वाला माहौल रहता है। ये क्यों है ऐसा? भाई सीधी सी बात है, अमेरिका वो ईरान में शाह का शासन चाहता था, ताकि वो, और शाह उनके पिट्ठू थे, चाहे वो रजा शाह रहे हों, चाहे वो फिर मोहम्मद रजा शाह पहलवी यानी उनके बेटे, तो ये उनके पिट्ठू शासक थे। जो ईरान में नया रजीम आया वो वेस्ट के साथ बिल्कुल उनका पिट्ठू बनना तो दूर, वैल्यू सिस्टम भी उसका अलग है और वो एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र की तरह काम करता है। तो अरब देशों के जो पूरे शासक हैं अलग अलग, जो 7 है ना, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत, है ना, ये सारे जो हैं, ये इनके यहाँ पर शेखों का शासन है। और ये सारे देश जो है ये बमुश्किल अभी 19वीं 20वीं शताब्दी में ही बनाए गए हैं एक तरह से, ये पहले नहीं हुआ करते थे। जबकि ईरान एक प्राचीन सभ्यता है, यानी सिविलाइजेशनल कंट्री आप कह सकते हैं, जैसे भारत है वैसे ही है। तो वो एक पुरानी परंपरा, पुरानी सभ्यता जो किसी के सामने यूं ही नहीं अपना सर झुका देगी ना। उसके कुछ मूल्य हैं, उसके पास भाषा, संस्कृति, कलाएं, हर स्तर पर। इस युद्ध में मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, सबसे बुरा यही लग रहा है कि वहाँ के बहुत से मॉन्यूमेंट्स नष्ट हो रहे हैं, वहाँ बहुत ऐसी ऐसी जो ऐतिहासिक दुर्लभ चीज़ें हैं वो नष्ट हो रही हैं। ये बड़ा मतलब इस युद्ध का एक ये भी खामियाजा है। तो उसने अमेरिका के सामने और अमेरिकन जो वैल्यू सिस्टम है उसके सामने सरेंडर नहीं किया। अब ये हो सकता है कि आपको नापसंद हो, भाई अलग अलग विविध संस्कृतियां होती हैं ना जी। आप क्यों चाहते हैं कि पूरी दुनिया कोट पैंट टाई ही पहने या जीन्स और टी शर्ट पहने? सबका अपनी आज़ादी है अपने अपने हिसाब से, और अगर कोई बदलाव उस देश की जनता चाहती तो उसका भी हक है कि वो अपने शासकों के खिलाफ विद्रोह करे। जैसे वहाँ पर हिजाब को लेकर महिलाओं ने जो एक आंदोलन किया वो उनका जायज़ आंदोलन है, लेकिन ये उस देश के अंदर का मसला है। ठीक बात है। जैसा मैंने कहा ना कि आप मिसाइल के जरिए महिला मुक्ति नहीं ला सकते, कि महिला मुक्ति के नाम पर आप मिसाइल मार देंगे। तो इस समय महिलाएं भी तो अपने देश के साथ ही होंगी ना, क्योंकि संप्रभुता सबसे बड़ी चीज है। खुद मुख्तारी, आजादी किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चीज है। आपकी तमाम आकांक्षाएं तभी पूरी होंगी जब आप स्वतंत्र हों। हाँ, स्वतंत्र होंगे, और स्वतंत्रता के लिए मतलब ठीक है हम स्वतंत्र हैं तो अपने देश के
शासक से हम लड़ेंगे और लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। और ये भी सही है कि जो मौजूदा निज़ाम है वहाँ का, वो जो पूरा, उसमें विरोध की गुंजाइश बहुत कम है। जी मतलब वो दमन करते हैं और दमन उन्होंने किया है। जी लेकिन उस देश की जनता, अगर कोई विदेशी आक्रमण होगा तो उसके साथ चली जाएगी। कम से कम ऐसा जो ये चाह रहे थे, ये सोच रहे थे, और ट्रम्प वहाँ से बोल भी रहे थे कि बस जनता खड़ी होकर अपना रिजीम चेंज कर ले, अपने हाथ में सत्ता ले ले, तो वहाँ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इसका मतलब है आपको वहाँ की ज़मीन की कोई जानकारी है नहीं। आपको इजराइल ने समझा दिया कि आप जब मारेंगे वहाँ के लोगों को तो जनता सड़क पे आ जाएगी और सत्ता पे कब्जा कर लेंगे। तो ऐसा तो कुछ वहाँ नजर, तो ज़मीनी हकीकत भी वैसी नहीं है। ठीक बात है। तो वहाँ पर इस तरह से तो कोई आंदोलन नजर अच्छा, नहीं आ हम रहा भी है इस समय। युद्ध से पहले अगर ऐसा कोई शो कर चुके होते कि ईरान का इतिहास क्या है, ईरान के बल क्या क्या हैं, ऐतिहासिक, नैतिक और सैन्य शक्ति वाला, और ट्रम्प साहब देख लेते तो शायद हमला नहीं करते। ट्रम्प को समझ इतिहास बोध नहीं है। अगर वो ईरान का इतिहास जानते, ईरान की सच्चाई जानते, तो इस तरह से हमला नहीं करते। और शायद इसीलिए सर अब लगातार वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि वी हैव वॉन, हम जीत चुके हैं। क्या जीता उन्होंने? आपने, हाँ, वहाँ स्कूल तोड़ दिए, वहाँ इमारतें तोड़ दी, वहाँ तमाम चीजें तोड़ दी। जीत किस चीज? तो डिक्लेरेशन क्यों कर रहे हैं ट्रम्प? क्या लग रहा है, वो फंस गए हैं? बेशर्मी है। आप वन किस चीज पे भाई? वो आपने उस देश को तमाम भौतिक रूप से बर्बाद किया, शहरों पे हमले किए, सब किया, लेकिन वहाँ के लोग तो आपके सामने सर झुकाने को तैयार नहीं है ना। अभी जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, उस पर तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके जहाज़ों को। हमारे दर्शकों को एक बात मैं सुनता हूँ, जब हॉर्मुज स्ट्रेट, तो मुझे लगता है हमारे हिंदी के दर्शक नहीं जानते होंगे। स्ट्रेट स्ट्रेट सुन के सब लोग सर झुका देते हैं कि कुछ होगा। इसे एक बहुत अच्छा शब्द हम लोग जब पढ़ते थे तो आता था, जल डमरू मध्य। जी, जल डमरू या जल संधि। तो वो है क्या? एक तरफ फारस की खाड़ी है, एक तरफ ओमान की खाड़ी है। जी इन दो खाड़ियों को जोड़ने वाली एक पतली रेखा है। तो जैसे डमरू नहीं होता कि एक तरफ मोटा, एक तरफ मोटा और बीच में पतला, तो इसको हिंदी में जल डमरू मध्य कहते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताऊं केवल, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो मेरे समझ में आराम से आ गया था। अच्छा, ऑडियंस को भी लगातार हम बताते रहे, लेकिन जल डमरू मध्य जब मैं पढ़ रहा था वो समझ में नहीं आ रहा था। आज आपके जरिए ये पता आप पढ़ने में फिर आप ध्यान नहीं देते होंगे। ये आसान है। मतलब दो बड़ी खाड़ियां या पानी के विशाल क्षेत्र किसी जो पतली रेखा से या पतले क्षेत्र से जुड़ते हैं, तो वो जल डमरू मध्य है। अभी पूरा मैप जब विजुअलाइज कर रहा हूं तो अगर आप हम मैप देखें, अब वहां से फारस की खाड़ी से गुजरना होता है और ओमान की खाड़ी के जरिए हिंद महासागर, अरब सागर में आने के लिए आपको उस जल संधि से, जिसे हॉर्मुज स्ट्रेट कहते हैं, वहां से गुजरना पड़ेगा। वहां पर पूरा ईरान का कब्जा है। ये आई कि अमेरिकी जो है जहाज वो सुरक्षा देंगे, पर ऐसा तो कुछ है नहीं, बल्कि लिंकन साहब वापस ही चले गए। तो जो आपका था कि आप कंट्रोल कर लेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं नजर आ रहा। अभी बीच में ये जो सऊदी अरब से अगर आप लाल सागर और स्वेज नहर होते हुए भूमध्य सागर जाएं, वो भी आसान नहीं नजर आ रहा। दुनिया के तमाम देश इसका खुल के विरोध भी कर रहे हैं। रूस और चीन तो कर ही रहे हैं, और इसीलिए चीन के जहाज को पास करने दे रहा। और भारत के जहाजों के बारे में हम क्या कहें? मोदी जी तो कहते हैं बात हो जाएगी, सब ठीक है, स्थिति अंडर कंट्रोल। भारत ने बहुत बड़ा मौका मिस किया है। अगर आप वहाँ के सुप्रीम सर्वोच्च नेता की हत्या की निंदा नहीं कर सकते 6 दिन तक, और 6 दिन बाद भी आपने एक अधिकारी को भेजा तो निंदा नहीं किया, उसमें एसेसिनेशन नहीं लिखा, हत्या नहीं लिखा, उसमें निधन लिखा है जी। और जबकि साफ साफ हत्या है भाई, किसी देश राष्ट्र प्रमुख की हत्या है। तो अब आप उससे उम्मीद करें कि वो आपके साथ कोई कोताही बरतेगा या आपको, आपके जहाज़ों को तेल ले जाने देगा, मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल ईरान के सामने भी है कि उसके सर्वोच्च नेता की हत्या हो गई और आप निंदा नहीं कर रहे हैं। कौन कौन साथ आया, कौन कौन नहीं, ये तो हम छोटे मोटे झगड़ों में देखते हैं। और भारत की जो परंपरा रही है कि आप ईरान के साथ हो नहीं हो, लेकिन इतनी बड़ी घटना जब आप सत्यमेव जयते की बात करते हैं तो निंदा तो आपको करना ही चाहिए था, आपने नहीं किया। ये आपके इजराइल के साथ जाने का जो संदेश गया है दुनिया में, वो भारत की प्रतिष्ठा को गिराने वाला है। चलिए, भारत का जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है या फॉरेन पॉलिसी में जो फ्लॉज हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले अंश में इसी चर्चा के। उससे पहले एक चीज़ बताएं, जो जल डमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आप बात कर रहे हैं, जहाँ से जहाज़ें नहीं जा रही हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ईरान की जहाज़ें जा रही हों? भाई, जा तो ईरान की जहाज़ें भी नहीं पा रही हैं, मतलब दिक्कत तो है ही ना। तो आत्मघाती भी तो मामला है, नंबर 1।
नंबर 2, मतलब अगर व्यापार खत्म होता है तेल का, जैसे मान लीजिए भारत के पास आपूर्ति नहीं हो पा रही है, चाइना को भी दिक्कत हो रही है, तो आपूर्ति ईरान से ही रही है और ईरान का भी तो मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो था वो तेल बेचना ही था, वहाँ दिक्कत आ रही है तो वो ईरान को भी दिक्कत है। नंबर 2, आपकी सैन्य ताकत, क्योंकि आप अमेरिका के सामने बहुत मजबूत नहीं हैं। सैनिक ताकत की अगर हम बात करें, जहाज़ें आपकी भी बहुत सारी डूबी हैं, 2 चीज़ें। नंबर 3, आपके जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी हत्या हो गई। तो ये एक नैतिक ताकत या ये भावना कि हम लड़ेंगे, चाहे मर जाएँ, झुकेंगे नहीं, ये चीज़ ठीक है, समझ में आती है और सम्मानजनक भी है। लेकिन पूरी जो आपकी व्यवस्था है, आपकी इमारतें गिर ही गई, देश तो बर्बाद हो ही रहा है ना। तो इमरान जो ये ये तो इसमें किसको इनकार है कि वो बर्बाद उसके तमाम शहरों को आप कैसे ध्वस्त खड़ा कर, हो पाएगा अब वो ईरान? देखा जाएगा। अब अगर आप पे बारूद बरस रही हो तो आप इस बात का शोक कैसे मना सकते हैं कि आपने 2 दिन से पिज्जा नहीं खाया? क्या इस बात का शोक मना सकते हैं? यानी आप ये कह रहे हैं कि उसके जहाज भी तो नहीं जा पा रहे हैं, यानी उसकी जो आय है वो नहीं हो रही है। हुँ, तो यहाँ तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है ना वो। हुँ, आय, आर्थिक तरक्की, चमचमाती इमारतें, महंगी कार, अच्छा भोजन, ये तो आगे की बात है जब आप बचेंगे। तो ईरान तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और उसने ये साबित किया है कि आपने हमको मारा है तो हम आपको मारेंगे। हुँ, और जो अरब कंट्रीज में, और बड़ा आश्चर्य की बात है कि संयुक्त राष्ट्र में अरब देशों पर ईरानी हमले की निंदा हुई, लेकिन ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले की निंदा नहीं हुई। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के भी बारे में सोचना होगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने जिस तरह से फैसले लिए हैं, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ तो पहली कैजुअलिटी है, वो है भी कि नहीं अलग बात है, लेकिन जो एक है उसने निंदा प्रस्ताव पारित किया कि भाई हमला कर रहे हैं, पर उस ईरान पर हमले की कोई निंदा नहीं हुई। मैं यहीं पे आ रहा हूँ। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ईरान पे जो हमला हुआ उसकी निंदा नहीं करता। भारत के प्रधानमंत्री जितने भी गल्फ नेशन पे ईरान ने अटैक किए, एयर बेस जो बेसेस अमेरिका के थे उन पर, उनकी निंदा की, उनके साथ बातचीत की और मोदी जी का सीरीज ऑफ ट्वीट्स आए गल्फ नेशन पे जो हमले हुए, ईरान वहाँ पे अलग थलग पड़ता दिखा, या मोदी जी ने चलिए ईरान का साथ नहीं दिया। रशिया और चाइना ईरान के साथ खड़े हुए दिखते हैं। स्थिति ये है ना कि भाई आप तबाह तो हो रहे हैं, आप भी आप लड़ रहे हैं लगातार, ये बात ठीक है। उबर आप पाएंगे नहीं, आय आपकी नहीं हो रही है, लड़ाई करने के लिए भी पैसा तो चाहिए ही ना सर। तो कितना लंबा खींच पाएंगे? कोई देश इस तरह से नहीं, मतलब किसी दुकानदार की तरह नहीं सोचता। मतलब एक देश जो है जी, वो एक किसी संकल्प पर होता है, और अगर ईरान ने तय किया है कि वो अपनी संप्रभुता को गिरवी नहीं रखेगा और उसके लिए वो लड़ रहा है और कह रहा है कि एक के बाद एक शहीद होंगे, मतलब लाइन लगी हुई है। भाई अभी जो मुस्तफ़ा खामेनेई साहब आए हैं उनके बारे में भी है कि बुरी तरह घायल हैं उस हमले जी, में ही। उसमें उनकी पत्नी मर गई, पिता मर गए, और भी परिवार के कई लोग मरे हैं। हम्म, और इन्होंने कहा था कि इन्हें नहीं बनाना है, लेकिन वो बन गए। इसका जी। मतलब है आप अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। आप और बम मार सकते हैं, पर वो 9 करोड़ 10 करोड़ देश लोगों का देश है। वो इस तरह से कैसे वो हार मान लेगा? और नहीं मान रहा तो आप क्या करेंगे? आप 1 आध लाख लोगों को मार देंगे, लेकिन बाकी वो नहीं। भाई पहली बात तो हार तब होती है जब कोई हार माने। हम्म, तो आपने ईरान को फिलहाल जो पूरी स्थिति है, और ईरान ने इजराइल पर बहुत कहर बरपाया है, और जो अरब देशों पर हमले हुए हैं वो हमले अरब देशों पर नहीं हुए हैं, वो तो अमेरिका के जो बेस हैं उस पर हुए हैं। अगर जी, आपके घर से हमको गोली मारी जा रही हो और हम पलट के आपके घर की ओर निशाना साधें, तो ये आप थोड़ी कहेंगे कि आप हमारे घर की ओर क्यों मार रहे हैं भाई, क्योंकि आपके घर से हम पर हमला हो रहा, तो जहां हमला हो रहा वहां पलट। और यही बात ईरान ने कहा है। तो जी, सबसे बड़ी बात है कि ईरान एक मॉरल पोजीशन है उसकी। हम्म, अगर ईरान ने हमला किया होता कहीं तो बात दूसरी होती। हम्म, तो ईरान पर हमला हुआ है तो ईरान पीड़ित है, और पीड़ित को पूरा हक है कि वो मुकाबला करे, अपनी पूरी ताकत से मुकाबला करे। और इस लिहाज से देखा जाए तो जो आप खुद बता रहे हैं कि ईरान शक्ति में कमजोर माना जाता है हर लिहाज से, संसाधन में, तो वो इतिहास में एक बड़े बड़े उदाहरण के रूप में पेश होगा। और ये पहले भी हुआ। वियतनाम छोटा सा देश था ना, अमेरिका जी, को भागना पड़ा। वियतनाम में क्या किया इन्होंने, क्या कर पाए? अरे कर तो ये अफगानिस्तान पे भी कुछ नहीं पाए। एक अच्छी भली जो दुनिया थी वो बर्बाद हो गई। अब हालत क्या है अफगानिस्तान में? जिनको आप आतंकवादी कहते थे उनके साथ आप वार्ता करते हैं, बात करते जी, हैं। आपने बारूद बिछा दिया पूरे मध्य पूर्व में, इराक, मेसोपोटामिया,
का देश, मेसोपोटामिया जैसी सभ्यता का केंद्र था इराक, जी आपने इराक को मतलब बारूद बिछा दिया वहां पे और बर्बाद कर दिया। वो सद्दाम हुसैन पहले आपका लाडला था, फिर आपने कहा कि वहां वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वहां पर है, झूठ बोला लगातार कि वहां पर जैविक हथियार हैं, ये है, कुछ नहीं मिला और आपने एक देश को बर्बाद कर दिया। तो जो नियति इराक की हुई वही नियति आप ईरान की देखते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं देखता हूं वो कारण? नियति। कारण यही है कि ये संकल्प बहुत मजबूत है यहाँ के लोगों का। इराक में तो तरह तरह की लड़ाइयाँ थी आंतरिक लेवल पर, और वो शायद उस तरह से एकजुट नहीं था जिस तरह से ईरान है। तो आप बर्बादी तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो इराक में तो आपने रिजीम चेंज कर लिया, आप उठा ले गए सद्दाम मैं यही हुसैन जानना, को, वहां पे आपने कम से कम सद्दाम रिजीम चेंज करने में आपने अमेरिका सद्दाम कामयाब हुसैन है। को उठा के फांसी दे दी, जी पर आप यहाँ तो वो नहीं कर पा रहे हैं। आप यहाँ वेनेजुएला के राष्ट्रपति जैसे उठा ले गए थे, वैसे तो आप यहाँ नहीं कर पा रहे। आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि आप अपने सैनिक जमीन पर उतारें, आप दूर से मार रहे हैं। आप उतारिए ना, हिम्मत है कि सैनिक उतारिए फिर लड़िए, देखिए उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। जी तो आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप बटन दबा रहे हैं, बटन दबा के आप वीडियो गेम की तरह देख रहे हैं कि अस्पताल में 160 बच्चियां मर गई। तो आपके लिए वीडियो गेम है युद्ध, लोगों की जान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसे ही लोगों को मार दे रहे हैं आप, और आप अपने को सभ्य राष्ट्र बताते हैं। 160 बच्चियों को मारने वाला देश कैसे सभ्य हो सकता है? और आतंकी की परिभाषा इससे अलग क्या होगी? मैं तो और ये वो भी सोचता आतंकवादी हूँ। क्यों नहीं है? एग्जैक्टली। और संयुक्त राष्ट्र संघ, मैंने पहले भी कहा था, इसलिए आतंकवाद की परिभाषा आज तक तय नहीं किया उसने। ये तो आतंकी कार्रवाई है ना। जी आपने ईरान में बच्चियों को जिस तरह कत्ल किया है, ये एक आतंकवादी घटना है। बल्कि सिलसिलेवार देखें हम, चलती हुई बातचीत में जहां आपकी शर्तें मानने को ईरान तैयार बैठा था, बिल्कुल मीडिएटर्स ये बात कर रहे हैं, आप हमला कर देते हैं, आप सिविलियन लाइव्स लेते हैं, आप स्कूलों पर हमला करते हैं, आप अस्पतालों पर हमला करते हैं। आतंकवादी गतिविधियां, इससे अलग तो कुछ हो ही नहीं बिल्कुल। सकती ये हैं। ये युद्ध जो है वो ये उसका पूरा स्वरूप देखिए तो एक आतंकवाद का ही एक तरीका है ना। जी सिर्फ इसलिए कि उसमें अमेरिका की मोहर लगी है इसलिए उसके कारनामे कम घृणित नहीं हो जाते हैं। इजराइल ने भी यही किया है, अमेरिका ने भी यही किया है। अच्छा, ईरान की स्ट्रेटजी पे अगर हम बात करें, युद्ध को लड़ने की जो स्ट्रेटजी है वो ऐसी दिखती है कि भाई युद्ध को हम लंबा खींचते हैं, और लंबा खींचेंगे कैसे? पूरे विश्व में अगर डिसरप्शन होता है, पूरे विश्व को जब दिक्कत का पता पड़ेगा, आग की लपटें उनके घरों तक पहुंचेंगी, तब वो जागेंगे, तब शायद दबाव बने। तो क्या आपको लगता है कि ट्रंप जो बार बार विजय की घोषणा करके निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस स्ट्रेटजी की तनाव जीत तो है? बढ़ रहा है। जैसे भारत में इतने दिन में ही अगर रसोई गैस की इस तरह से किल्लत हो गई कि आप बता रहे हैं कि आपके गांव में खाना बनना मुश्किल हो गया है, जी हैं? तो हाँ। हालांकि सरकार कह रही कोई किल्लत नहीं, पर वो तो हकीकत तो ये है। नहीं, इमरजेंसी प्रोविजन तो सरकार ने वो किया ही वो भाई। ठीक है, लेकिन हाँ। उनके हिसाब से सब अफवाह जी। है। तो अगर भारत में समस्या होगी, दूसरे देशों में समस्या होगी, तो जाहिर है कि वो एक प्रेशर पड़ेगा कि युद्ध बंद हो। इधर तो अमेरिका जी। ये ईरान भी ये बात चाहता है कि दुनिया बोले। ईरान को सबसे ज्यादा तकलीफ तो यही होगी कि आखिर दुनिया इस आतंकी कार्रवाई के खिलाफ बोल क्यों नहीं रही, या बोला क्यों नहीं उसने, भारत जैसे देश ने। भारत को लंबे समय तक, मेरा ख्याल है 2008-9 तक, ईरान से जो तेल मिलता था वो रुपए में मिलता था। जी और उसके बाद अमेरिका ने सैंक्शन लगाए, उसके बाद आप फिर रूस के पास गए, नहीं तो आपको ईरान से सस्ता तेल मिलता था, सब कुछ मिलता था। ईरान के चाबहार जो पोर्ट है उसको डेवलप करने में आपने सैकड़ों मिलियंस लगाए हैं जी, और स्ट्रेटेजिक रूप से आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। अरे भाई, बगल में ग्वादर बंदरगाह बना रहा है चीन, जी जो बलूचिस्तान में है। तो ग्वादर में यह है कि वो CPEC जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके तहत वो है। तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है यूरोप में जाने का, या तो आपने सोचा कि हम चाबहार पे बनाएं, ताकि मान लीजिए सूरत से जहाज गया, चाबहार गया, और चाबहार से फिर सड़क के रास्ते अफगानिस्तान होते हुए या यूरोप भी जा सकता है। चाइना यही कर रहा है कि वो पूरा वहां पर ग्वादर बंदरगाह से वैसे ही वो सड़क मार्ग से यूरोप तक की पूरी वो कवायद कर रहा है। तो हमने तो चीन की रणनीति का जवाब देने के लिए ईरान को अपने साथ लिया था।
जी। और यही और ईरान ने हमारा साथ दिया भी था, हमारा साथ दिया था। और खुद प्रधानमंत्री जी चाबहार को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं मीडिया में, जी। और आज चाबहार से आपने अपने को अलग कर लिया। ईरान के राष्ट्र प्रमुख की हत्या पर की निंदा आप नहीं कर पा रहे, जबकि साल भर पहले जब वहां के राष्ट्रपति की एक एक्सीडेंट में मौत हुई थी, जी। तो संसद ने बाकायदा निंदा प्रस्ताव पारित किया था, माफ करिएगा, निंदा नहीं, मतलब दुख जताया था, और एक दिन का राष्ट्रीय शोक हुआ था। जी। तो ये साल भर में क्या हो गया? साल भर में एप्स्टीन फाइल आई, साल भर में एप्स्टीन फाइल आई है, साल भर में जो बहुत सी चीजें और हुई हैं, लेकिन सोचिए एप्स्टीन फाइल के पाप को छुपाने के लिए युद्ध हुआ है। एक आरोप तो लग ही रहा है ये। हाँ, हजारों लोग मार दिए गए, और एक सभ्यता को आप बर्बाद कर रहे हैं इसलिए कि एप्स्टीन फाइल में कुछ नंगे लोगों की तस्वीर दुनिया के सामने ना आए। ये क्या है? इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? ये हो रहा है। एक तरफ वो नेतन्याहू है जो युद्ध अपराधी है जी, जिसके उसके ही देश में उसको सजा हो जाएगी अगर वो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, और इसीलिए ट्रंप बार बार वहां के राष्ट्रपति से कह रहे हैं कि इसे माफ करो। यानी एक अपराधी सजा ना पाए इसलिए उसने युद्ध करा दिया। और ट्रम्प जो सुपर पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट है वो युद्ध कर रहे हैं। वो युद्ध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एप्स्टीन फाइल का भी माहौल जो बन रहा है उसको बदलना है, जी। और उसमें दुनिया के कई देश के नेता शामिल हैं, हमारे देश के लोग भी आप देख ही रहे हैं। हरदीप पुरी का नाम आया है, और तमाम कौन कौन आ सकता है वो अलग चीज है, लेकिन इन चीजों पर लोगों की मतलब ये लगता है कि दुनिया एक एप्स्टीन क्लब जो है, दुनिया को वो लोग चला रहे हैं जो सबसे ज्यादा पतित, सबसे ज्यादा घृणित लोग हैं, वो इस पूरी दुनिया के संसाधनों पर कब्जा किए और हुए हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब देखते हैं तो ईरान का रिटेलिएशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। ईरान अपनी स्ट्रेटजी में अगर इसको लंबा खींच पाता है युद्ध को, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की दशा वैसी ही रही जैसे अभी है, तो विश्व की संकट और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, और अमेरिका को अपने पैर पीछे करने है। अब अमेरिका क्यों, डोनाल्ड ट्रंप को अपने पैर पीछे करने ही और होंगे। वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि नवंबर में अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होने जा रहे हैं, और जी। अगर इनकी रिपब्लिकन पार्टी हारती है, और मध्यावधि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जी। तो अगर हारती है, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा इनकी जो लोकप्रियता है घटी है, जी। इनकी लोकप्रियता बमुश्किल अभी 27 से 30% रह गई है, और अमेरिका में 50% से ज़्यादा लोग, जो ताज़ा सर्वे है, वो इस युद्ध के खिलाफ है। जी। तो अगर इस तरह की नौबत आई और ये हार गए इनकी पार्टी, तो इनको तो महाभियोग भी चल सकता है, तो इनके लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। और तेल रूट अवरुद्ध होने के कारण अमेरिका के अंदर भी दिक्कतें जाहिर है पनपी हैं। जैसे गैसोलीन की प्राइसेस जो है वो बहुत ऊपर जा चुकी है, महंगाई अमेरिका में लगातार बढ़ रही है, रोजगार के सवालों से ट्रंप वैसे ही जूझ वेनेजुएला रहे पे थे। इसीलिए तो कब्जा कर लिया इन्होंने। वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, तो वहाँ क्या था, राष्ट्रपति को आपने उठा लिया, जो दूसरा आया उसने आपके साथ समझौता कर लिया, ठीक है अमेरिकन कंपनियां तेल निकालेंगी, सारी लड़ाई तो यही है। पर ईरान वेनेजुएला नहीं है ना, और ईरान के तेल भंडार आपकी कंपनियों के हाथ नहीं लगने वाले नहीं हैं। लगने, वो इसीलिए अब तक खड़ा हुआ है। अगर वो वैसे ईरान भी वैसे ही बिछ जाता जैसे अरब के तमाम शेख बिछे हुए हैं, तब तो क्या दिक्कत थी फिर। तो ईरान आज अपनी संप्रभुता की कीमत अदा कर रहा है, वो अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रहा है। एक बड़ी सभ्यताएं होती हैं वो ऐसे ही व्यवहार करती है ना। जी, तो अमेरिका जो है सर वो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रहा था। इसी कारण से चाहे वो टैरिफ वॉर जो पूरा ट्रंप खेल रहे थे वो भी इसीलिए था कि कर्जा कैसे भी कम किया जाए, इकोनॉमी को किसी भी तरीके से हम संभाल लें। वेनेजुएला पे आपने कब्जा किया ताकि तेल के भंडार आपको मिल जाए। जितना मुनाफा आपने कमाया नहीं होगा उससे ज़्यादा खर्चा तो आपका युद्ध में हो गया। तो पर डे 1 बिलियन से ज्यादा खर्च हो रहा है, $1 बिलियन डॉलर से ज्यादा, मतलब ये एक मोटा अनुमान है, जी। क्योंकि युद्ध तो किस दिन ज्यादा किस जी। दिन कम हो, तो लेकिन एक जो मोटा मोटा अनुमान है कि $1 बिलियन पर डे औसतन खर्च जी। हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं युद्ध कितना महंगा है। और ये जो महंगा युद्ध है महंगाई की समस्या को और बढ़ाएगा ही। ट्रंप के लिए दिन जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन होने वाले हैं। लेकिन बॉर्डर के उस पार से भी इतिहास में ईरान ने अपना नाम दर्ज करा लिया है। मतलब ये सदियों बाद भी ये बात लिखी जाएगी कि ईरान झुका नहीं, कमजोर होने के बावजूद। तो जिस ये तरीके लिखा से करबला जाएगा। की लड़ाई का जिक्र होता हाँ, है बिल्कुल उस तरीके का ही जिक्र शायद बिल्कुल। खामनेई साहब की शहादत का, खामेनेई जो की कह रहे हैं। शहादत बहुत बड़ी शहादत है। मतलब ये इतिहास में दर्ज होगी कि उन्होंने अपना स्थान नहीं छोड़ा, जबकि तय था कि वहां हमला होगा। ये छोटी बात है, जी। बहुत बड़ी बात है। भारत की चर्चा कर लेते हैं जी। अब।
तो भारत ने जिस तरीके से अपना स्टैंड लगभग बदला सा, वो दिख ही रहा था अपेरेंटली। आप इज़राइल जाते हैं, उसके बाद हमला होता है, आप असेस नहीं कर पाते, आपके पास इंटेल नहीं था क्या कि वो लोग हमला करेंगे। ख़ामनेई साहब की हत्या होती है, आप निंदा छोड़ दीजिए, श्रद्धांजलि तक आप देते नहीं हैं। गल्फ़ नेशंस पे बेसिस पे जब ईरान हमला करता है, आप सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स करके कहते हैं हम आपके साथ हैं, ईरान को आप छोड़ देते हैं। इसके बाद जब एलपीजी की संकटें, मतलब आग की लपटें हमारे रसोई घर तक पहुंची, तब आपको लगता है कि भाई ईरान के प्रेसिडेंट से भी बात कर ली जाए। हालांकि जवाब अब तक तो आया नहीं, और मैं देख रहा था कई बड़े नेता जो हैं अपोजिशन के, वो पूछ रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति जी ने आपको क्या कहा, प्रधानमंत्री जी बताइए, तो वो बताया नहीं जा रहा है। क्या ईरान और भारत के रिश्ते दोबारा वैसे हो पाएंगे जैसे पहले थे? आसान नहीं है। वो कौन सा शेर है, आपको शायद याद होगा, जिसमें कहा जाता है कि आदमी को साहब किरदार होना चाहिए। तो जो भारत है वो इसीलिए एक सिविलाइजेशनल कंट्री है कि कुछ मूल्यों पर चलती रही जी है ना। आपके कुछ मूल्य हैं जिनके साथ आप हमेशा खड़े रहेंगे। आप षड्यंत्र नहीं करेंगे, आप सच को सच कहेंगे, अन्याय के खिलाफ बोलेंगे। जी आप बहुत कमज़ोर थे, आज़ाद भी नहीं थे, तब भी आपको संयुक्त राष्ट्र में 1945 में ही जगह मिलती है। जी आप उस समय भी फिलिस्तीन के पक्ष में बोलते हैं जब आप बहुत ही कमज़ोर स्थिति में होते हैं। आप दुनिया की दो बड़ी ताकतों में किसी के भी साथ सर झुकाकर नहीं जाते हैं उसके खेमे में। आप गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू करते हैं, दुनिया के तमाम जो नए नए आज़ाद देश हैं उनको साथ लाते हैं, जो कमज़ोर हैं, लेकिन उनकी एक बड़ी नैतिक आभा थी। तो भारत उस नैतिक आभा के साथ पूरी दुनिया में देखा जाता रहा है, उसकी एक परंपरा रही है। अफसोस कि मोदी सरकार ने उस आभा को बुझा दिया। यानी आप एक राष्ट्राध्यक्ष की हत्या हो रही है और आपके अंदर इतना साहस नहीं है कि आप कहें ये गलत हो रहा है। आप एक इजराइल जिस तरह से हजारों हजार लोग गाजा में मारे जा रहे हैं, आप उसका विरोध नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब आप फिर कोई सिविलाइजेशनल कंट्री को रिप्रेजेंट करने की स्थिति नहीं है, आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, और शायद आपके अंदर वो चरित्र है नहीं जो भारत के चरित्र को रिप्रेजेंट करता या है, अलाइन करता हो भारत के चरित्र जो के भारत साथ। के चरित्र को दुनिया के सामने रखे। जी यानी कोई भी देश में हमारी सरकारें रही हो, चाहे वो पक्ष की चाहे विपक्ष की रही हो, इवन अटल बिहारी वाजपेयी ने अरे भी फिलिस्तीन के चंद्रशेखर पक्ष और में बोला चरण था। सिंह तक, जिन जो बहुत कम दिन रहे और जिनकी उतनी ताकत नहीं रही, वो भी इस तरह से साम्राज्यवादी देशों की उसके सामने कभी झुके नहीं। भारत की प्रतिष्ठा उन्होंने झुकने नहीं दी। पर ये तो आप सीधे सीधे इजराइल के साथ इस तरह से खड़े हैं जैसे, और नेतन्याहू के लिए और इस युद्ध में जिस तरह उनकी जीत के लिए यज्ञ और हवन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग कर रहे हैं, जी जैसे ट्रंप के लिए कभी किया था, वो तो पुतिन के लिए भी किया वो था। शर्मनाक है। जी मतलब आपने इसको धर्म की लड़ाई बना दिया है। यहाँ पे आम ऐसा है जैसे कि मतलब इस्लाम के खिलाफ लड़ाई हो रही है। अरे भाई, अरब देश सब मुस्लिम हैं, वो भी ठीक बात है। ये एक अरब देश जो है, ये ईसाई और इस्लाम की और यहूदी और इस्लाम की इस तरह से आप क्या देख रहे हैं? कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन ना सर। कॉमन सेंस बिल्कुल कॉमन नहीं होता, तो कम से कम भक्तों में तो बिल्कुल भी नहीं तो हर होता। देश का अपना एक कैपिटल होता है। बिल्कुल। जैसे तो भारत ने जो प्रतिष्ठा अर्जित की थी इस पूरी पिछले एक सदी में, खास तौर पर अपने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, जिस तरह की लीडरशिप उसने दी, जिस तरह की वैल्यू सिस्टम दिए, और जिस तरह से साम्राज्यवाद के सामने घुटने न टेकने का उसने जो एक प्रमाण दिया, जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। हम बहुत कमजोर थे, लेकिन जैसा गांधी जी ने कहा ना कि हम करबला की लड़ाई से हमने ये सीखा कि कमजोर होने के बावजूद हम अन्यायी के सामने नहीं झुकेंगे। और भारत की आजादी जो है वो साम्राज्यवाद से लड़कर हासिल हुई है। तो इसलिए दुनिया में साम्राज्यवाद के विरुद्ध बोलना भारत का नैतिक ऐतिहासिक दायित्व है। पर मोदी सरकार इस सबक को भूल गई। क्या इसलिए कि इनके पुरखों ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेके हुए थे? वैचारिक पुरखों ने साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी आरएसएस ने, और आज उसको सत्ता मिल गई है तो वो उसका चरित्र वही है। वो तो सीधे तौर पर कहते ही थे ना कि भाई हमारे जो दुश्मन हैं वो क्रिश्चियन, ईसाई, मुस्लिम, ईसाई और कम्युनिस्ट, हाँ, वामपंथी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हैं ब्रिटिशर्स, हमारे दुश्मनों में हैं ही हाँ। नहीं। बहरहाल एक आखिरी सवाल लेते हैं सर इस चर्चा में कि हर अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थिति होती है उसका इम्पैक्ट आपके देश की राजनीति पे भी पड़ता है। राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को पीएम की तरह एक्ट करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ही इज ट्रैप्ड। ये राहुल गांधी के शब्द हैं। फिर राहुल गांधी कहते हैं कि जितने भी फ्यूल हैं
उन सब में ट्रबल आने वाला है, उन सब में प्रॉब्लम आने वाला है। आई कैन सी कि तूफान आने वाला है। तो कितना सही आपको ये कथन लगता है? दूसरी बात कि क्या देसी स्तर पर, मतलब हमारे देश के लिहाज से, कोई बड़ा राजनीतिक तूफान आप देख रहे हैं इस घटना के कारण? नहीं, इस घटना में एक दो चीज़ें तो बिल्कुल साफ हैं कि हरदीप पुरी को जिस तरह से मंत्री बनाए रखा गया है, ये बताता है कि मतलब कोई बड़ा गणित है, क्योंकि दुनिया में जहाँ जहाँ एप्स्टीन फाइल में जिनके नाम आए हैं, उन्होंने या तो इस्तीफे दिए हैं या उनकी सार्वजनिक रूप से सत्ता ने उनको अपने से अलग किया है। लेकिन यहाँ हरदीप पुरी ऑयल के मिनिस्टर। बारे में ऑयल मिनिस्टर हैं, और अब तो ये भी आ गया है कि उनकी बेटी को किस तरह से जी। पैसा मिला और कितनी बार इनकी मुलाकात हुई एप्स्टीन से, किसके लिए मिल रहे थे, तो इजराइल के साथ क्या संबंध है, ये सारा कुछ इसके बावजूद उनको बनाए रखा गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो मोदी जी के कॉम्प्रोमाइज होने का या दबाव में आने की बात हो रही, उसका जनता के बीच ये असर बढ़ रहा है, ये तो बिल्कुल साफ है। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि बहुत तरीके के जो ऊर्जा संकट है, वो तो साफ दिख रहा है। वो सिर्फ गैस में नहीं, वो पेट्रोल में, फिर सीएनजी, पीएनजी सब में आएगा, क्योंकि सब क्रूड ऑयल से ही निकलता है। जी। और आप कहाँ से मंगाएंगे? आपका सबसे करीब यही था। जी। अगर आप वेनेजुएला से और वहाँ से तेल मंगाएंगे तो वो काफ़ी महंगा भी पड़ता है ना, जी। और उसको रिफाइन करना इतना आसान नहीं है, जी। है ना। अभी तो मोदी जी के परम मित्र हैं जो अंबानी जी, वो अमेरिका में रिफाइनरी लगा रहे हैं वेनेजुएला का तेल रिफाइन करने के लिए। उससे भारत को क्या लाभ होगा मुझे नहीं पता। जी। तो इन सब का असर जनता के बीच बिल्कुल पड़ेगा। मीडिया पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में है, यही एक उनकी ताकत है। अगर कोई और समय होता और मीडिया ईमानदारी से सारी बातें रखता, तो अब तक इस देश की सड़कें एकदम गर्म हो गई होती। तो जाहिर है मीडिया के जरिए, सत्ता के जरिए रोकने की कोशिश की जाएगी और की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जनता को अब ये बातें ज़्यादा समझ में आ रही हैं, जो कल तक शायद नहीं आती थी। और बाकी भारत में संसदीय गणतंत्र है, तो चुनाव जब भी होगा उसका क्या असर होता है हम भी देखेंगे। लेकिन अगर आपके घर में बिना गैस के खाना नहीं बन पा रहा है, तो फिर तकलीफ तो होगी। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं ना, लेकिन जब भी भूख बगावत करने पर आ जाती है, तब तो भूखी जनता सिंहासन को भी खा जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भूख बहुत बड़ी चीज़ होती है, और पेट का दर्द जो है ना, वो कोई भी बर्दाश्त कर नहीं पाता। सूनर और लेटर वो दर्द अगर आपको होगा तो आप उठेंगे, मरोड़े जब उठेंगी तो आप सड़कों पर मरोड़े लेंगे। ये हो सकता है, संभव भूखे है। भजन न होए गोपाला, भूखे कहते भजन हैं, ना होए भगवान की भी गोपाला। याद नहीं कर पाता जी। आदमी। तो बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय जो भी स्थितियां हैं, ऑब्वियस सी बात है कि देश की राजनीति उससे अछूती नहीं रह सकती है। वो ज़रूर टच करेगा, इम्पैक्ट करेगा। इम्पैक्ट करता हुआ फिलहाल दिख भी रहा है। बहरहाल ईरान जितना हल्के में लिया गया था, उतना ही भारी साबित हुआ है, और अब ट्रंप कोशिश कर रहे हैं लगातार भागने की। वैसे खुद को आर्य कहने वालों को सोचना चाहिए कि ईरान असल में आर्यों का देश है। ईरान आर्यों का देश है भाई। ठीक बात है, लेकिन अभी तो खुद को आर्य कहने वाले लोग जो है नेतन्याहू की पूजा में व्यस्त इजराइल हैं, के साथ है। तो ठीक है। तो जिसको हल्के में लिया गया वो भारी साबित हो रहा है, इसलिए ट्रंप भागने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ही देश में मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। नवंबर में मध्यावधि चुनाव भी हैं, जिसके बारे में पंकज जी ने तफसील से बताया भी। तो ईरान का पूरा इतिहास ईरान को एक ताकत देता है, ईरान को एक प्रेरणा देता है, और उस प्रेरणा के कारण ही ईरान अब भी रिटेलिएट करता हुआ दिख रहा है, और केवल रिटेलिएशन नहीं, मजबूत रिटेलिएशन करता हुआ देख रहा है। पूरे विश्व में लगभग उसने ये मैसेज फैलाई है कि अगर कहीं पर आग लगेगी तो आप लोग शांति से सो नहीं पाएंगे, या तो आग बुझाइए या जलिए। ये एक मैसेज है, और मेरे हिसाब से आग का कोई चरित्र होता भी नहीं। वो ये नहीं देखती कि मुझे लगाया किसने है, एक बार लग जाएगी तो वो जलाएगी। आग पूछेगी नहीं आपसे कुछ खैर व खबर, आग का काम जलाना है, जलाएगी वो। इसलिए कोशिश करिए कि आग जो है उस पर काबू पाया जाए, आग में पानी डाला जाए। उन कोशिशों में क्या भारत आपको सफल दिखता है? क्या भारत ने आग में पानी डालने की कोशिश की है? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखें। चर्चा करने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत चर्चा बहुत सुनने के शुक्रिया। लिए बहुत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, देखते रहिए नमस्कार। शुक्रिया।